हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल प्रयास पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे कक्षा 11 का विषय गणित, जिसमें हम इस विषय के सभी चैप्टर को अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से कवर कर रहे हैं। जिसमें आज हम नया चैप्टर इसका एक कर रहे हैं, जिसका नाम है द्विपद प्रमेय, जिसको हम बोलते हैं बायनोमियल थ्योरम। तो दोस्तों, इस वीडियो में इस चैप्टर के बारे में हम पूरी जानकारी ले लेंगे, और जितनी भी इससे रिलेटेड चीजें हैं उन सबको समझ लेंगे, और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। दोस्तों, चैप्टर का नाम जैसे कि है, अब चैप्टर का नाम है द्विपद प्रमेय। ठीक है, द्विपद प्रमेय मतलब बायोनोमियल थ्योरम। ठीक है, जैसे दोस्तों इसका नाम है क्या, द्विपद। तो द्विपद मतलब क्या है, साधारण इसको अगर विग्रह तो इसको तोड़ेगी तो द्विपद मतलब दो पद। ठीक है, तो दो पद और द्विपद प्रमेय मतलब दो पदों वाला प्रमेय। ठीक है, मतलब जो दो पद है उस दो पद की संख्या जैसे यहाँ पे लिखा है। ठीक है, एक ए हो जाएगा और एक बी, तो ये दो पद हो जाएंगे, तो दो पदों के लिए एक प्रमेय है ये। इस प्रमेय को हम क्या बोलते हैं, द्विपद प्रमेय। ठीक है, तो ये इसमें देखो प्रमेय में क्या है, इसमें देखो इसमें क्या लिखा है कि दो पद है ए प्लस बी, इसकी घात किया है क्या, एन। तो ए प्लस बी के रूप में दो पद है, उसमें एन की घात के लिए इसमें इसको हल कैसे करते, तो उसके लिए प्रमेय है। ठीक है, तो ये प्रमेय है कि एन की घात है, तो एन की घात होने पर इसको हम हल कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये प्रमेय होता है। तो इस प्रमेय को समझने से पहले इस चैप्टर में एक नियम दिया है, पास्कल त्रिभुज नियम। ठीक है, तो उस त्रिभुज नियम को हम समझते हैं कि होता क्या है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं द्विपद की, तो द्विपद का एक एग्जांपल लेके चलेंगे। द्विपद का एग्जांपल, ठीक है, जैसे द्विपद है, अभी तक हमने बीजगणित पढ़े हैं। बीजगणित में पढ़े हैं कि एक्स प्लस वाई, ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, ए प्लस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी ये दो पद हो जाते हैं। अब इसकी एक घात है, ये दो पद है मतलब ये क्या है, द्विपद है। तो जब एक घात करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होगा। ठीक है, जब हम ए प्लस बी की जीरो घात करेंगे, तो किसी की भी घात जीरो करो तो क्या आता है, एक आता है। ठीक है, जब हम ए प्लस बी की घात दो करते हैं तो इसका एक फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। वैसे अगर इसकी हम तीन घात करते हैं तो तीन घात के लिए भी फार्मूला होता है, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो इतनी चीजें हमने अब तक के 10वीं की क्लास में हमने पढ़ ली है। 10वीं तक की क्लास में इन सब चीजों को हमने पढ़ लिया है। इसमें जीरो घात है तो एक हो जाएगा, एक घात है तो जैसे का वैसा रहेगा। तो जब दो घात है तो दो घात में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तीन घात करेंगे तो ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ये चीज होती है। अब इसी से हम एक नियम निकालते हैं दोस्त। कैसे, देखो जीरो घात है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं घात। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो की घात है तो इसमें कितना आ रहा है, एक आ रहा है। ठीक है, यानी हम मान सकते हैं यहाँ पे कि ए की घात जीरो है, और ए की घात जीरो के साथ में गुणांक क्या है, एक है। ठीक है, तो ऐसा हम मान सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या निकल के आ रहे हैं, हमारे गुणांक निकल के आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, गुणांक। ठीक, तो जीरो घात के लिए गुणांक क्या आ रहा है, एक। अब अगर यहाँ पे हमने एक घात किए, यानी घात को हम बढ़ाते चल रहे हैं, जीरो से एक किए, तो यहाँ गुणांक क्या आ रहा है, ए का भी एक आ रहा है और बी का भी एक आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक घात में दो पद थे, जीरो घात में एक पद है, केवल और केवल एक। ठीक है, तो जीरो घात में एक पद है, एक घात में दो पद है, और दो घात में तीन पद है, तीन घात में एक दो तीन और चार पद है। ठीक है, तो इसको समझेंगे बाद में, अभी फिलहाल हम गुणांक को समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक घात है तो इसका गुणांक हो गया एक, और ये बी का भी गुणांक क्या हो गया, एक। ठीक है, अब दो घात है तो दो घात में गुणांक देखो क्या है, यहाँ पे एक है, ये दो है और ये एक है। क्या आ रहा है, एक दो और एक आ रहा है। अब तीन घात करेंगे, तीन घात में क्या आ रहा है, एक आ रहा है, फिर ये तीन तीन एक। ठीक है, तीन तीन और एक।
तो इस तरीके से नियम है दोस्तों ये। अगर इसको हम ऐसा देखें तो यहाँ पे ये अपना क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, ये त्रिभुज है। ठीक है, ये क्या बन रहा है यहाँ पे, ये मतलब ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, ऐसा अपन बनाते हैं, इसको उल्टा बना दिया मैंने, इसको सीधा करते हैं। ठीक है, ये एक है अपना, देखो ये त्रिभुज बन गया। ठीक है, फिर ये त्रिभुज बन गया, फिर ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया, और ये त्रिभुज हो गया। तो इस तरीके से त्रिभुज नियम है। जैसे जैसे ये घातें बढ़ती जाती है वैसे वैसे यहाँ पे गुणांक भी बढ़ते जाते हैं। जीरो की घात में एक गुणांक, एक की घात में दो गुणांक, दो की घात में तीन गुणांक, तीन की घात में चार गुणांक, चार की घात में पांच गुणांक, और पांच की घात में छह। मतलब जितने की घात होगी, अगर एन की घात है तो गुणांकों की संख्या क्या हो जाएगी, n+1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है आपको दोस्तों कि अगर n की घात है तो पूर्ण गुणांक कितने हो जाएंगे, n+1 हो जाएंगे। ठीक है, n की घात है तो गुणांक हो जाएंगे n+1। ठीक, तो चलते फिर। त्रिभुज नियम क्या होता है, जैसे जीरो की घात है तो एक पद है, एक की घात है तो दो पद। ठीक है, एक और एक गुणांक हो जाएगा इसका। ठीक, अब दो की घात है तो एक, दो एक लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि देखो ये एक, ये एक, ये एक, जितने भी साइड वाले जो निकल रहे हैं अपने, ठीक है, इन दोनों साइड में हमको एक एक ही लिख के चलना है। अब बीच वाले को कैसे लाएंगे, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, दो आएगा, एक और एक दो। ठीक है, फिर ये एक और दो तीन, फिर दो और एक तीन। ठीक है, वैसे अगर यहाँ पे चार की घात करें तो यहाँ पे एक लिखेंगे, फिर एक और तीन चार, फिर तीन और तीन छः। ठीक है, और फिर तीन और एक चार, और ये एक। तो ये गुणांक क्या हो जाएगा इसके, ये त्रिभुज नियम निकल के आएगा। ठीक है, ये त्रिभुज नियम हो जाएगा अपना। गुणांक क्या निकल के आएंगे, एक चार छः चार एक। तो इस तरीके से त्रिभुज नियम से क्या निकलते हैं, गुणांक निकलते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, गुणांक। ठीक, इस गुणांक के आधार पर ये प्रमेय बना है दोस्तों। ठीक है, कैसे बना है, देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले इस घात को समझते हैं। जैसे दो की घात है तो ए की घात दो हुई, फिर ए की घात एक हुई, फिर ए की घात जीरो हो गई, और बी की घात यहाँ पे पहले जीरो हुई, फिर बी की घात एक हुई, फिर बी की घात दो हुई। अब तीन की घात में देखो, ए की घात तीन हुई, फिर दो हुई, फिर एक हुई, फिर जीरो हो गई, और बी की घात यहाँ पे जीरो, फिर एक, फिर दो, और फिर तीन। यानी ए की घातें घट रही है और बी की घातें बढ़ रही है। तो प्रमेय में भी हमको ए की घात को घटाना है और बी की घात को बढ़ाना है। ठीक है, फिर गुणांक कैसे निकालेंगे, तो गुणांक ये निकलता है अपना NCR से। ठीक है, NCR के फॉर्मूले से। मतलब ये हो जाता है अपना NC0, फिर आ जाता है अपना NC1 n-1, मतलब NC1 हो जाएगा। ठीक है, फिर NC2, वैसे NC3। तो ये कहाँ तक लाएंगे अपन, यहाँ पे जीरो से बढ़ाते हुए चले गए n तक, NCn तक। तो ये हो जाते हैं अपने गुणांक। अब जितनी घात रहेंगी उसके उसके आधार पर n की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो उस आधार पर ये प्रमेय बनता है, ए की घात को बढ़ाना है, बी की घात मतलब ए की घात को घटाना है, बी की घात को बढ़ाना है, और NC0 से NCn तक अपने को गुणांक लिखना है। तो ये हो जाता है अपना द्विपद प्रमेय। ठीक है, एक बार इसको मैं लिख के बता देता हूँ, कैसे लिखेंगे इसको। देखो, जैसे a+b की घात अपने को n करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले NC0, फिर थोड़ा सी जगह छोड़ लो, फिर NC1, फिर जगह छोड़ लो, फिर NC2, फिर जगह छोड़ लो, फिर NC3। तो ऐसा कहाँ तक जाना है अपने को, NCn तक। ठीक, अब ए की घात ही सबसे ज्यादा रखना है, ए की घात n हो जाएगा, और बी की घात जीरो का मान एक, तो बी की घात यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे ए की घात एक कम करना है, तो n थी तो n से एक कम मतलब n-1, और बी की घात एक बढ़ाना है, जीरो थी तो यहाँ हो जाएगा एक। ठीक है, यहाँ पे जो लिख रहे हैं वही बी की घात हो जाएगी, यहाँ एक लिखे तो बी की घात, यहाँ दो है तो यहाँ पे बी की घात क्या हो जाएगी, दो। यहाँ तीन है तो बी की घात क्या हो जाएगी, तीन। ठीक है, वैसे अब NC1 NC2 NC3 हो गया। अब ए में से कितना घटा रहे, जब यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे एक लिखा है तो एन में से एक घटा ली, यहाँ दो लिखा है तो एक की घात हो जाएगी n-2, यहाँ तीन लिखा है तो एक की घात हो जाएगी
एन माइनस थ्री। ठीक है, तो ऐसा यहाँ तक चलना है। अब यहाँ पर ए की घात क्या हो जाएगी, एन माइनस एन यानी कि जीरो। ठीक है, और बी की घात क्या हो जाएगी, यहाँ जो लिखा है यानी कि बी की घात एन। तो ऐसा अपने को एक प्रमेय बनता है, तो क्या बनता है देखो, फिर से लिखते हैं इसको। एन सी जीरो ए की घात एन, फिर एन सी वन ए की घात एन माइनस वन और बी की घात वन। ठीक है, फिर एन सी टू ए की घात एन माइनस टू बी की घात टू। ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएंगे अपन, एन तक। एन सी एन ए की घात जीरो बी की घात एन, ये अपना अंतिम पद। ये हो जाएगा अपना क्या, द्विपद प्रमेय। ठीक है, ये अपना क्या, द्विपद प्रमेय। तो ये याद रखोगे, ये फॉर्मूला इसका। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको हम समझते हैं। ठीक है, क्या होते हैं पॉइंट है, उनके पॉइंट को तुम नोट कर लोगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, कि द्विपद प्रमेय में गुणांक, द्विपद प्रमेय में गुणांक। ठीक है, गुणांक अभी हमने देखे कैसे आते हैं, अपने एन सी आर के रूप में आते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखो, द्विपद प्रमेय है, तो द्विपद प्रमेय में जो प्रसार हो रहा है ये, ठीक है, तो प्रसार में, द्विपद प्रमेय के प्रसार में, ठीक है, प्रसार में क्या, पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या। ठीक है, तो एन घात के लिए क्या हो जाता है, एन घात के लिए पद जो है, एन घात के लिए पद कितने हो जाएंगे, एन प्लस वन। ठीक है, ये पदों की संख्या होती है, यानी कि घात में क्या हो रहा है, घात से एक अधिक। ठीक है, घात से एक अधिक क्या हो जाएगी, उसके पद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये न्यू टाइप में क्वेश्चन आ सकता है कि द्विपद प्रमेय के प्रसार में पदों की संख्या कितनी होती है, तो एन प्लस वन होती है, जहाँ पे एन क्या है, द्विपद की घात है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट नोट कर लोगे। इसके बाद में तीसरा पॉइंट क्या है, कि ए की घात है। ठीक है, प्रसार में, प्रसार जो कर रहे हैं अपन, ठीक है, प्रसार में क्या हो रहा है, कि ए की घातें क्या हो रही, प्रसार में ए की घातें घट रही है। ठीक है, और बी की घातें क्या हो रही है, बी की घातें बढ़ रही है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखोगे। चौथा पॉइंट क्या याद रखना है अपने को, कि प्रत्येक पद में, ठीक है, प्रसार के प्रत्येक प्रत्येक पद में, ठीक है, ए तथा बी की घातों का योग कितना होता है, एन होता है। ठीक है, कोई भी पद उठा लो, जैसे हमने ये पद उठा लिया, तो इसमें देखो ए की घात कितनी है, ए की घात एक है। ठीक है, और बी की घात कितनी है, बी की घात है एन माइनस वन। इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, एक प्लस एन माइनस एक, तो माइनस एक से प्लस एक कट जाएगा तो एन आएगा। किसी भी पद में ए और बी की घातों का योग क्या होता है, एन होता है। तो ये भी पॉइंट न्यू टाइप में पूछ सकता है, ये भी याद रखोगे। ठीक है, और ये प्रमेय याद रखना है, ये प्रमेय के आधार पर ही सारे के सारे क्वेश्चन अपन करेंगे। ठीक है, तो इतने पॉइंट है जो तुमको नोट करना है। तो चलते हैं हम अगले स्लाइड पर, अब क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा एक उदाहरण का, एक इसको हम समझते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, क्या लिखा है अपने पास में, कि एक्स का स्क्वायर प्लस 3/x है, पूरे का फिर क्या है, 4 की घात है, जहां पर एक्स बराबर नहीं है जीरो के, तो इसको अपने को प्रसार करना है। ठीक है, क्या लिखा है अपने पास में, एक्स स्क्वायर प्लस 3/x पूरे की घात कितनी, 4, जहाँ पर इसको अपने को निकालना है, जहाँ पर एक्स बराबर नहीं है जीरो के। तो यहाँ पर हमको द्विपद प्रमेय लगाना है। द्विपद प्रमेय क्या होता है, कि a प्लस बी की घात n बराबर क्या होता है, एन सी जीरो ए की घात n प्लस एन सी वन ए की घात n माइनस वन और बी की घात वन प्लस एन सी टू ए की घात n माइनस टू बी की घात टू। तो ये कहाँ तक चलेगा अपना, एन सी एन
बी की घात एन तक। ठीक है, ये द्विपद प्रमेय है। यहाँ पर ए की वैल्यू हम एक्स स्क्वायर रख देंगे, बी की वैल्यू 3/x और एन की वैल्यू 4 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3/x की घात एन यानी कि 4 बराबर क्या आएगा, 4c0। ठीक है, और ए मतलब एक्स स्क्वायर, इसकी घात कितनी हो जाएगी, 4 प्लस 4c1, यहाँ से एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की घात क्या हो जाएगी, 4 - 1, और बी मतलब x/3/x। ठीक है, बी मतलब क्या है यहाँ पे, 3/x प्लस 4c2, एक्स स्क्वायर की घात क्या हो जाएगी, 4 - 2, और ए 3/x की घात क्या हो जाएगी, 2 प्लस 4c3। ठीक है, एक्स स्क्वायर की घात क्या हो जाएगी, 4 - 3, और 3/x की घात क्या हो जाएगी, 3 प्लस 4c4, एक्स स्क्वायर की घात क्या हो जाएगी, 4 - 4, और 3/x की घात क्या हो जाएगी, 4। ठीक है, इतना ही हो गया पद इसमें। अब इसको हल करेंगे, देखो 4 की घात है तो 5 पद होना चाहिए। तो ये 1 2 3 4 और 5 पद। ठीक है, 5 पद हो गए। अब इसको हल करेंगे। 4c0 मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, nc0 का मान होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 गुना में एक्स स्क्वायर का पावर 4 है, मतलब यहाँ पे 2 और 4 का गुना हो जाएगा तो एक्स की घात हो जाएगी 8। फिर 4c1 है, तो 4c1 को निकाल लो। 4c1 मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल 4/में 1 का फैक्टोरियल और 4 - 1 यानी 3 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से 4 × 3 फैक्टोरियल/3 फैक्टोरियल, तो 4 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 4। ठीक है, गुना एक्स स्क्वायर पे 3 की घात हो जाएगी, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो एक्स की घात 6 प्लस ये प्लस नहीं, ठीक है, 3/x है, गुना आएगा यहाँ पे, गुना 3/x प्लस 4c2। 4c2 कितना होगा दोस्तों, 4c2 मतलब 4 × 3 × 2 का फैक्टोरियल बटे में 2 का फैक्टोरियल, और 2 × 1 यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 बार में तो 2 तिया 6, तो ये 6 आ जाएगा, गुना में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि एक्स की घात कितनी हो जाएगी, 4, गुना में 3 × 3 = 9 और बटे एक्स का स्क्वायर, 9/x²। ठीक है, ये हो जाएगा 9/x²। ठीक है, 4c3 इसका मान भी 4 हो जाएगा। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे एक की घात, तो एक का 2 से गुना होगा तो 2 ही आएगा, यानी एक्स की घात 2, गुना 3 × 3 = 9, 9 × 9 = 27 बटे में एक्स की घात 3 प्लस 4c4 का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पे जीरो की घात हो जाएगी, 4 में से 4 गया तो, और जीरो की घात मतलब 1 हो जाएगा, तो 1 का गुना 1 से होगा, गुना 1 3 की घात 4 मतलब 3 × 3 = 9, 9 × 27, 27 × 81 बटे में एक्स की घात कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, इसको हल करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स की घात 8 आएगा। ठीक है, फिर ये एक्स से घात को काटेंगे तो 5 बार में बचेगा यहाँ पे, ये 2 घात कट जाएगी तो 2 बच जाएगा, 3 घात यहाँ से, 2 से 3 को काटेंगे तो 1 ही बचेगा। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ से, 4×3 = 4 × 5 = 20, और 20 नहीं नहीं, 5 की घात है ये, ठीक है, 4×3 = 12, तो 12 हो जाएगा, और 12 और ये एक्स की घात कितनी, 5, फिर ये एक्स की घात 2 है, 6×9 = 54, फिर 54 एक्स की घात 2। ठीक है, फिर ये 27/1 से, 27 4 7 28, और 2 4 दूनी 8 और 2 10, 27 के 108 बटे में एक्स प्लस 81 बटे में एक्स की घात 4। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा अपना। अब इसको आगे हल कर सकते हैं क्या, नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको, एक्स की घात 8, एक्स की घात 8, ये हो जाएगा एक्स की घात 5, एक्स की घात 5, 4×3 = 12, तो ये 12, फिर ये एक्स की घात 2, एक्स की घात 2, 6 और 9 का गुना 54। ठीक है, 4 और ये 27 और 4 का गुना 108, और बटे का एक्स, बटे का एक्स, 81 का गुना 81, और एक्स की घात 4, एक्स की घात 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को बनाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स प्लस 1/x⁴ ठीक है। इसको कैसे हल करेंगे, अब देखो, इसको भी द्विपद प्रमेय से हल करना है। यहाँ लिख लेंगे एक्स प्लस, यहाँ पे पहले हम द्विपद प्रमेय लिख लेते हैं, ठीक है। द्विपद प्रमेय क्या है अपना, कि ए प्लस बी की घात एन, ठीक है। ये कितना होता है, NC0 ए की घात एन प्लस NC1 ए की घात n-1 और बी की घात 1 प्लस NC2 ए की घात n-2 बी की घात 2। ये कहाँ तक चलता है अपना, NC बी की घात n तक, ठीक है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू x और बी की वैल्यू 1/x, ठीक है। एक्स प्लस 1/x पूरी की घात कितनी है, 6। एन की वैल्यू 6, तो यहाँ एन की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो 6 से 0, ठीक है। ए मतलब x की घात 6 प्लस 6C1, ए मतलब x की घात 6 - 1, ठीक है। और बी मतलब 1/x पूरे की घात 1, ठीक है, प्लस NC2 मतलब 6C2, तो ए मतलब x की घात n-2 मतलब 6 - 2, ठीक है। और बी मतलब 1/x की घात 2, ठीक है, प्लस 6C3, ठीक है। ये घातें घट रही है, तो एक बार 6 - 2 था, अब 6 - 3 हो जाएगा, ठीक है। और 1/x की घात कितनी हो जाएगी, 3 प्लस 6C4 एक्स की घात 6 - 4 1/x की घात 4 प्लस 6C5 एक्स की घात 6 - 5 और 1/x की घात 5 प्लस 66 एक्स की घात 6 - 6 और 1/x की घात 6, ठीक है। देखो यहाँ पे 6 से 0 का मान 1 हो जाएगा, 1 × x की घात 6, ठीक है। फिर यहाँ से 6C1 का मान क्या निकलेगा, देखो 6C1 है मतलब 6 फैक्टोरियल और 6 में से 1 गया तो 5 फैक्टोरियल। यहाँ से 6 × 5 फैक्टोरियल/5 फैक्टोरियल, तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6C1 का मान 6 हो गया, गुना में x की घात कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है, गुना 1/x प्लस 62 का मान कितना हो जाएगा, 62 का मान देखो कितना होगा, 6 × 5, ठीक है, गुना 4 फैक्टोरियल बटे में 2 × 1 × 4 फैक्टोरियल। तो ये 2 से 3, 3 × 5 = 15, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 15 गुना x की घात कितनी, 4 गुना 1/x² प्लस 6C3 का मान कितना होगा, 6C3 का मान निकालते हैं, फैक्टोरियल 6/3 और ये 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल बटे में 3 2 1 और ये 3 फैक्टोरियल, तो ये 2 × 3 = 6 से 6 = 5 × 20, तो यहाँ से 20 x की घात 3 और 1/x की घात भी 3, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में फिर ये कितने पद हो गए, 1 2 3 4। अब पांचवा पद अपना कौन सा है, 1 2 3 4। अब पांचवा पद 6C4, तो 6C4 का मान वापस से 15 हो जाएगा और x की घात हो जाएगी 2 और 1/x की घात हो जाएगी 4। फिर इसका मान हो जाएगा 6, x की घात क्या हो जाएगी 1 और 1/x की घात 5 और इसका मान हो जाएगा 1 और 1 का गुना 1/x, ये 6 में से 6 गया 0, ये भी 1, ये भी 1 हो जाएगा और 1 का गुना इससे करेंगे तो वही आएगा, यानी 1/x की घात 6, ठीक है। आगे देखो, ये हो जाएगा x की घात 6, ये घात कट जाएगी 4 बार में, तो 6 x की घात 4 प्लस ये 2 घात 2 बार में 15 x² प्लस 3 घात पूरा कट जाएगा तो 20 प्लस ये
दो बार में, तो 15 गुना 1/x का स्क्वायर, प्लस ये 1 से 4 बार में, तो 6 गुना 1/x की घात 4, प्लस 1/x की घात 6। ठीक है, कितना आएगा फिर इसको लिखेंगे तो, x की घात 6, 6x की घात 4, प्लस 15x की घात 2, प्लस 15/x² प्लस 6/x की घात 4, प्लस 1/x की घात 6, और ये 20। ये अपना हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 96 की घात 3। इसको अपने को द्विपद प्रमेय से बनाना है। ठीक है, तो द्विपद प्रमेय मतलब दो पद, तो इसको दो पद में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो 96 की घात 3 लिखा है, इसको हम क्या लिखेंगे, 100 - 4 की घात 3। ठीक है, अब दूसरा जो पद है बी वाला, वो -4 हो जाएगा। तो जितनी भी इसकी विषम घातें होगी, उसमें हम ये वाले पद को ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, तब इसको हल करेंगे। यहाँ पे लगाएंगे द्विपद प्रमेय, यानी a + b की घात n। तो इसका मान क्या हो जाएगा, NC0 a की घात n, फिर NC1 a की घात n - 1 b की घात 1, फिर NC2 a की घात n - 2 b की घात 2, प्लस कहाँ तक जाना है, NCn b की घात n तक। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 100 - 4 की पावर 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 है घात, तो n का मान 3, तो 3 से 0। अब a मतलब 100, तो 100 की घात कितना, 3। फिर b की घात यहाँ पे 0 थी, तो ये धनात्मक रहेगा, क्योंकि सब मान लेते हैं 0 को। ठीक है, अब ये b की घात 1 है, तो ये वाला पद ऋणात्मक हो जाएगा, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, तो 1 + 1 माइनस लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, फिर 3c2। अब a मतलब 100, 100 की घात 3 - 1, और b मतलब क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे माइनस के बाद प्लस, फिर 3c3। ठीक है, 3c0 3c1 है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, 3c1 आएगा यहाँ। अब ये हो जाएगा 3c2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 100 की पावर 3 - 2, और 4 की पावर 2। ठीक है, फिर माइनस हो जाएगा प्लस के बाद में, फिर 3c3, 100 की पावर 3 - 3, और 4 की पावर 3। तो इस तरीके से ये होगा। ठीक है, अब 3c0 का मान 1 हो जाएगा। 100 की घात 3 मतलब 2 0 3 बार है, मतलब 1 2 3 6 0 हो जाएंगे। ठीक है, 2 3 6। अब 3c1 का मान कितना होता है, तो 3c1 का मान निकालो। फैक्टोरियल 3/1 और 2 फैक्टोरियल। तो 3 गुना 2 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल, तो 3 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना 100 की घात कितनी हो जाएगी, 2, और 100 की घात 2 मतलब 4 0। ठीक है, गुना क्या हो जाएगा फिर, 4, फिर प्लस है तो प्लस। 3c2 का मान क्या हो जाएगा, 3c2 का भी मान 3 होगा। ठीक है, तो 3 गुना 100 की घात 1, यानी 100 गुना 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी 16। फिर माइनस का 3c3 का मान 1 हो जाएगा। 100 की घात ये 0 हो जाएगी, तो ये भी 1 हो जाएगा, और 4 16 16 से 100 से। ठीक है, कितना आएगा ये, 6 0, 6 0 हो गए। ये 4 0 4 3 12, 12, और ये 4 0, माइनस का ये कितना हो जाएगा, 16 × 48। ये प्लस का होगा। ठीक है, 16 × 48, और ये 2 0, फिर माइनस का ये 64। ठीक है, माइनस वालों को जोड़ लो, प्लस वालों को जोड़ लो, तो ये प्लस है और ये प्लस है, इनको जोड़ देंगे तो कितना आएगा ये, 2 0, फिर 4 8, फिर 2 0। फिर ये कितना हो जाएगा, घटाएंगे इसको जोड़ेंगे तो 12 2 0 6 4। ठीक है, अब इसको घटा लो, तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, यहाँ 7 बच गया।
सात, ये चार पे चार। अब 10 में से दो गया है तो 8। ठीक है। और फिर यहाँ पे कितना बच गया? 9। 9 में से एक गया तो 8, और यहाँ 0, तो यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को हल करना। ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? इसमें हल लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है अपना? द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए बताइए कि कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है या ये बड़ी है। ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास में क्या दिया है, ये संख्या ले लेते हैं। 1.1, इसकी घात कितनी? 10,000। ठीक है। 1.1 की घात कितनी? 10,000। इसको हम थोड़ा सा तोड़ के लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 धन 0.1, इसकी घात क्या हो जाएगी? ये 10,000 हो जाएगी। अब इसमें हम क्या करेंगे? द्विपद प्रमेय लगाएंगे। ठीक है। तो द्विपद प्रमेय द्विपद प्रमेय से क्या होता है? द्विपद प्रमेय a प्लस बी की घात n बराबर होता है किसके? n c0 a की घात n प्लस n c1 a की घात n-1 b की घात 1 प्लस n c2, ठीक है, a की घात n-2 b की घात 2 प्लस ये कहाँ तक जाता है? n b की घात n तक। ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0.1। ठीक है। तो 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000 बराबर हो जाएगा किसके? n का मान हो जाएगा 10,000, c 0, a मतलब एक, एक की घात n मतलब एक की घात 10,000 प्लस m c1 मतलब 10,000 c1, एक की घात यानी कि एक की घात कितनी? 10,000 माइनस एक। ठीक है। और b मतलब 0.1 की घात कितनी? एक। ठीक है। प्लस nc2, nc2 मतलब 10,000 c2, एक की घात यानी एक की घात। ठीक है। यह गुना लिख लेते हैं। एक की घात कितनी? 10,000 माइनस 2। ठीक है। और 0.1 की घात 2। ये कहाँ तक जा रहा है ऐसा अपना? NCN, यानी 10,000 सी 10,000। बी मतलब 0.1 की घात n मतलब 0.1 की घात। ठीक है। यहाँ से 0.1 की घात कितनी हो जाती है? ये पूरी टर्म अपन नीचे लिख लेते हैं। कितनी है? एनसीएन मतलब 10,000 सी 10,000, और बी मतलब 0.1 की घात n मतलब 10,000। ठीक है। अब NC0 का मान एक होता है तो ये एक हो जाएगा, गुना एक की घात 10,000 मतलब ये एक ही होगा। ठीक है। प्लस अब 10,000 C1 है, एक की घात यहाँ पे 9,999, यानी एक की घात कुछ भी करो तो एक ही आता है, तो ये एक ही हो जाएगा। ठीक है। 0.1, यहाँ से 10,000 C1 निकालेंगे। 10,000 C1 मतलब 10,000 का फैक्टोरियल बटे में एक, और 10,000 माइनस एक का फैक्टोरियल। ठीक है। तो यहाँ से 10,000 को बाहर निकाल लेंगे। ब्रैकेट में क्या आएगा? 9,999 का फैक्टोरियल बटे में ये भी कितना हो जाएगा? 9,999 का फैक्टोरियल। कि कितना आएगा यहाँ पे? 10,000, तो यहाँ लिख लेंगे 10,000। ठीक है। प्लस इसको यूज कर लो। अब इस पे आएंगे NC2 यानी 10,000 C2। तो 10,000 C2 का मान क्या हो जाएगा? इसको सेम रख लो फिलहाल के लिए। ठीक है। 10,000 C2, यहाँ से एक की घात वही हो जाएगी,
और 0.1 की घात 2, 0.1 की घात 2 मतलब कितना हो जाएगा ये? 0.1 की घात 2 मतलब कि 0.1 गुना 0.1, ठीक है। प्लस एक हाथ तक जा रहा है, 10,000 सी 10,000, इसका भी मान एनसीएल का मान 1 हो जाएगा। 1 गुना 0.1 की घात 10,000, ठीक है। अब इसका गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका गुना करेंगे तो ये 0.1 से 1 0 ऐसे हट जाएगा, तो कितना आएगा? 1,000, ठीक है। प्लस इसका मान 10,000 C2, और 0.1 का गुना 0.1 से करेंगे तो 0.01, ठीक है। प्लस ये 0.1 की घात कितना हो जाएगा? 10,000, ठीक है। अब हमारी जो वैल्यू है, ये क्या बोल रहा है कि 1,000 बड़ी है या 1.1 की घात 10,000? ये जो निकल के आया ये इसका मान है, और ये किसके बराबर है? 1.1 की घात 10,000 के, यानी कि इसी का मान है। अब इसका जो मान आ रहा है, ये 10,000 भी है और 1 भी है, 1,000 भी है, ठीक है। 1,000 भी है और 1 भी है, मतलब 1,001 तो है, ठीक है। इसको 1,001 मान लेते हैं, ठीक। और जो बचा वाला भाग है, इसको इसको के मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं, माना कि के बराबर क्या है? 10,000 C2, ठीक है, गुना 0.01 प्लस 0.1 का 1/10,000 की घात, ठीक है। ये पूरे को हमने के मान के यहाँ रख लिए। अब ये जो वैल्यू आ रही है ऑलरेडी ये 1,000 से बड़ी है, और इन दोनों में हमको पूछना है कि 1,000 बड़ी है या ये बड़ी है, ठीक है। तो कौन सी बड़ी हो जाएगी, यहाँ से लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका जो वैल्यू आई है इसको लिख लेते हैं, क्या है ये? 1.1 की घात 10,000, ठीक है। अब यहाँ बोल देंगे अतः एक दशमलव मतलब 1,000 जो है छोटी होगी किससे? 1.1 की घात 10,000 से, ठीक है। यही हमारा आंसर। क्यों छोटी होगी? क्योंकि ऑलरेडी 1,000 से बड़ी है, और 1,000 से और इसकी तुलना करना है, तो ऑलरेडी जब बड़ी है तो ये क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले अपने को निकालना है x+1 की घात 6, x-1 की घात 6, और फिर प्रयोग करके इसका भी मान निकालना है, ठीक है। तो ठीक है, क्या करेंगे अपन? x+1 की घात 6 का मान निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। x+1 की घात 6 प्लस क्या बोल रहा है? x-1 की घात 6, ठीक है। तो द्विपद प्रमेय लगाएंगे, a+b की घात n। a+b की घात n मतलब क्या होता है कि nc0 a की घात n प्लस nc1 a की घात n-1 और b प्लस nc2 a की घात n-2 b का वर्ग, ठीक है। ये कहाँ तक जाएगा अपना? n c n b की घात n तक। तो यहाँ से अपन क्या निकालेंगे? सबसे पहले x+1 की घात 6 निकालते हैं। तो x+1 की घात 6 करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? n का मान 6 हो जाएगा, तो 6c0, ठीक है। 6c0 a मतलब x की घात 6 प्लस 6c1 a मतलब x की घात n-1 मतलब एक घट जाएगी, 5 हो जाएगी, और b की यानी कि 1 की घात बढ़ जाएगी, ठीक है। प्लस nc2 यानी 6c2, ठीक है, x की घात 4, और b का मतलब 1 का वर्ग, ठीक है। b मतलब यहाँ से 1 का वर्ग प्लस फिर 6c3, 3, यहाँ से फिर x की घात 3 और 1 की घात 3 प्लस 6c4, x की घात 2 और 1 की घात कितनी? 4, ठीक है। प्लस 6c5, x की घात 1 प्लस 1 की घात 5 प्लस 6c6 और 1 की घात 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना इसका मान, ठीक। यहाँ से जो है एक्स की जो सम घाते हैं वहां पे इसका मान तो जैसे -1 के लिए लेंगे तो सम वाला जो है धनात्मक हो जाएगा और विषम वाला ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए हम यही यही वाली टर्म को यूज करेंगे, ठीक है।
पहले इसको सॉल्व कर लेते। 6 सी 0 का मान एक, और एक का गुना x की घात 6 में करेंगे तो यही आएगा। फिर 6 सी 1 का मान क्या होगा, फैक्ट्रियल 6 बटेंगे 5 फैक्ट्रियल, तो यहाँ से 6 आ जाएगा। ठीक है, और x की घात 5 प्लस 6 सी 2 का मान क्या हो जाएगा, 6 गुना 5 बटे में 2 गुना 1 गुना 4 गुना में 4 फैक्टोरियल। 2 से 3 बार, 3 और 5 15, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 एक्स की घात कितनी, 4। ठीक है, प्लस का 6 से 3 का मान हो जाएगा 20, और एक्स की घात 3, प्लस इसका मान हो जाएगा 15। ठीक है, और ये एक्स की घात 2। ठीक है, प्लस हो जाएगा इसका मान 6, एक्स की घात 1, प्लस ये 1। ठीक है, हल करके देख लोगे यही आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा अपना प्लस वाली टर्म का। ठीक है, ये किसका मान हो गया, 1 + 1 की घात 6 का। इसको मान लेते समीकरण 1। ठीक है, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, 1 - 1 की घात 6। तो 1 - 1 की घात 6 में प्लस की जगह -1 हो रहा है, तो एक की जो विषम घात है, जैसे ये विषम घात हो गया, ये विषम घात हो गया, और ये विषम घात हो गया, ये टर्म क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो एक्स की घात 6 माइनस हो जाएगा 6 x की घात 5, प्लस हो जाएगा 15 x की घात 4, माइनस हो जाएगा 20 x की घात 3, प्लस हो जाएगा 15 x की घात 2, माइनस 6x + 1। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक, तो यहाँ से फिर अपने को निकालना क्या है कि x + 1 की घात 6 प्लस x - 1 की घात 6। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है, समझो यहाँ पे, तो जोड़ लो, क्या आ जाएगा, x की घात 6 प्लस 6 x की घात 5 प्लस 15 x की घात 4 प्लस 20 x की घात 3 प्लस 15 x² प्लस 6 x + 1 प्लस x की घात 6 माइनस 6 x की घात 5 प्लस 15 x की घात 4 माइनस 20 x की घात 3 प्लस 15 x की घात 2 माइनस 6 x + 1। तो -6 + 6 कट जाएगा, प्लस 20x माइनस 20x कट जाएंगे, और ये 6 x की घात 5 6 x की घात 5 कट जाएगी, तो क्या बचेगा अपने पास में कि x की घात 6 प्लस ये 15 x की घात 4 और 15 x की घात 4, ये दोनों कितने हो जाएंगे, 30 x की घात 4। फिर 15 और 15 ये भी क्या हो जाएंगे, 30 x की घात 2, और ये +1 और +1 क्या हो जाएंगे, +2। ठीक है, और कुछ नहीं बच रहा है फिर, x की घात 6 और x की घात 6 मिलकर कितना हो जाएगा, 2 x की घात 6। ठीक है, यही मान किसका आएगा, अपना इसका। इसको मान लेते हैं हम अपना समीकरण 3। ठीक, अब समीकरण 3 एक आंसर हो गया। अब इसी का प्रयोग करके अपने को ये इसका मान निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कर देंगे अपन, एक्स की जगह क्या रखेंगे, करनी दो। ठीक है, समीकरण 3 में एक्स की जगह करनी दो, थोड़ा सा इसका टर्म अपने अलग से लिखेंगे, ये नोट कर लोगे आप, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखो समीकरण 3 क्या है अपने पास में, x + 1 की घात 6 प्लस x - 1 की घात 6 बराबर कितना, 2 x की घात 6 प्लस 30 x की घात 4 प्लस 30 x की घात 2 प्लस 2। ये क्या है अपना समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3 में क्या करेंगे, x बराबर करनी 2 रखेंगे। ठीक है, रखो, एक की जगह करनी 2 रखेंगे, तो करनी 2 धन 1 की घात 6 प्लस करनी 2 ऋण 1 की घात 6 बराबर कितना, 2 करनी 2 की घात 6
+30 करनी 2 की घात 4 +30 करनी 2 की घात 2 +2। ठीक है, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा ये, करनी 2 की घात 6, 2 की घात जो करनी की घात करनी है इसको अपन क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे 1/2 की घात, और 6 है तो 6 का गुना। ठीक है, +30 गुना 2 फिर 1/2 की घात गुना 4 +30 गुना 2 पर, ठीक है करनी को हटाओ यहाँ से, करनी को क्या कर रहा हूँ मैं 1/2 की घात बना रहा हूँ और जो घात है उसका गुना कर रहा हूँ। ठीक है, तो यही करना है इसमें। अब इसको मिटा दो। ठीक है, कितना आएगा इसमें देखो, 2 से ये 3 बार में घात कट जाएगी, ये 2 से 2 बार में कट जाएगी, ये 2 से 2 कट जाएगी, तो क्या आएगा 2 गुना 2 की घात 3 प्लस 30 गुना 2 की घात 2 प्लस 30 गुना 2 की घात 1 +2। ठीक है, तो कितना आएगा 2 गुना 2 की घात 3 मतलब 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और ये 30 गुना 2 की घात 2 मतलब 4, और 30 दूनी 60 +2, 2 आठी 16, 3 चौक 12 यानी 120 +60 +2। ऐड कर लो कितना आएगा ये, 6 और 2 8, एक और 2 3, 3 और 6 9, और ये 1, यानी 198 इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दिखा ये बोल रहा है कि 9 पर n+1 की घात -8n -9 64 से विभाज्य है, जहाँ n क्या है एक धन पूर्णांक है। ठीक है, अपन लेके चलते हैं 9 की घात n+1। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 8 + 1 की घात 9+1 लिख सकते हैं, n+1 लिख सकते हैं। ठीक है, 9 को हम तोड़ सकते हैं 8 + 1 में। ठीक, अब यहाँ पे हम द्विपद प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, a + b की घात n। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, nc0 a की घात n प्लस nc1 a की घात n-1 b प्लस nc2 a की घात n-2 b² प्लस nc3 a की घात n-3 b का क्यूब। ठीक है, ये कहाँ तक जाता है, NCn b की घात n तक। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे रखेंगे, n की जगह वैल्यू हो जाएगी n+1, a की 8 और b की 1। ठीक है, रखो 8 + 1 की घात n+1, तो यहाँ क्या हो जाएगा n+1 c0, a मतलब 8, 8 की घात n मतलब n+1। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, इसको 8 + 1 में 1 + 8 लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं 1 + 8, इसका भी मतलब 9 ही होगा। ठीक है, यहाँ भी चेंज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये 1 + 8। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो जाएगा 1 + 8, तो a का मान 1 b का मान 8, यहाँ पे एक की घात n है, मतलब एक की घात क्या हो जाएगी n+1। ठीक है, और b मतलब यहाँ पे b नहीं है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा फिर n+1 c1, a मतलब एक की घात क्या हो जाएगी n+1 -1, b मतलब 8 प्लस nc2 यानी n+1 c2। ठीक है, a मतलब एक की घात n+1 - 2। ठीक है, और 8 का वर्ग। ठीक, इसी प्रकार से इसको आखिरी तक ला लेंगे, क्या हो जाएगा ये n+1 c n+1। ठीक है, और b की घात मतलब 8 की घात क्या हो जाएगी
n+1। ठीक। अब देखो n से जीरो तो एक ही होता है, तो ये एक हो जाएगा, गुना ये एक की घात कितना भी करो तो एक ही आता है, तो एक ही होगा। फिर n+1 c1 है। ठीक है, तो n+1 c1 को सेम रखो। ठीक। प्लस, अब देखो n+1 c1 को हमने क्या कर दिया, सेम रखे। या फिर इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, या सॉल्व करते हैं, n+1 c1 को सॉल्व करते हैं। देखो n+1 c1 इसका मतलब क्या होगा, n+1 का फैक्टोरियल बटे में एक का फैक्टोरियल, और n+1 माइनस बटे में क्या हो जाएगा, n+1 - 1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या आएगा, n+1 अपॉन में इसका तो 1 ही हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, n का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से n+1 को अपन बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या आएगा, n फैक्टोरियल, और बटे में भी n फैक्टोरियल, तो n+1 इसकी वैल्यू है जी। ठीक है, n+1 रख लेते इसकी जगह पे अपन। इसका मान क्या हो जाएगा, n+1। ठीक है, यहाँ लिखेंगे वैल्यू n+1। अब एक की घात कुछ भी करो तो एक ही आएगा, और गुना में क्या है, 8। प्लस का क्या हो जाएगा, ये n+1 c2। ठीक है, एक की घात कुछ भी करो तो वही आएगा, गुना 64। ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा, n+1 c n+1, और 8 की घात n+1। ठीक है, ये हो जाएगा एक, इसका गुना करेंगे तो ये 8n, ये माइनस का 8। ठीक है, नहीं माइनस नहीं, प्लस का 8। ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा, ये n+1 c2 गुना 64। ठीक है, प्लस n+1 का मान एक ही होगा, तो एक गुना में 8 की घात n+1। एनसीएन का मान एक होता है, तो n+1 c n+1 का मान भी एक होगा। ठीक है, 8 और एक क्या हो जाएगा, 9, तो ये 9 प्लस 8n। ठीक है, प्लस का n+1 c2 64, प्लस ये क्या हो जाएगा, 8 की घात n+1। ठीक। अब यहाँ पे देखो, इस 8 10 और 9 को इधर पक्षांतर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या देखो क्या हो जाएगा, ये 8 और ये कितना, 9, तो 9 की घात क्या होगी, n+1। तो 9 की घात n+1 सेम रखेंगे यहाँ पे। इधर 8n माइनस का 8n हो जाएगा, प्लस का 9 इधर भी माइनस का 9, बराबर में क्या आएगा यहाँ पे, n+1 c2 64, प्लस एक टर्म अगर हम बढ़ाए तो n+1 c2 है, n+1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब c3 हो जाएगा। ठीक है, और एक की घात, ए मतलब एक की घात होगा तो एक की घात तो वही आएगी, एक की घात कितने भी करो तो एक ही आएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद की टर्म लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तीसरी टर्म, तो एक की घात तो एक ही आएगा। अब 8 की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ 2 थी, यहाँ क्या हो जाएगी, 3, तो 8 की घात 3, ये कहाँ तक जाएगा, 8 की घात n+1 तक। यहाँ से देखो 64 को हम बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि जितनी भी टर्म आएगी, पहले 8 की घात 1 थी, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, तो 2 में 64 आया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यानी 8 की घातें बढ़ ही रही है, यानी सब में हमको 64 मिलेगा, तो 64 को हम बाहर निकालते हैं। यहाँ क्या बचेगा, n+1 c2 प्लस n+1 c3। अब यहाँ से 8 की 2 घात बाहर हो गई, तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा, अब यहाँ से भी 8 की घात 2 बार हो गई, तो n+1 - 2। ठीक है, n+1 माइनस का 2। ठीक। अब इसी को हम क्या मान लेते हैं, पूरे को k मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे k मान लेते हैं। तो क्या निकल के आएगा हमारा, कि 9 माइनस, ठीक है, क्या निकल के आएगा, 9 की घात n+1। ठीक, 9 की घात n+1 माइनस का 8n माइनस का 9, बराबर 64 के। और ये जो पूरा है, ये 64 के का मतलब ये बराबर है 64 के किसी मल्टीपल के बराबर है, और 64 का कोई गुणज के बराबर है। तो अतः हम बोल सकते हैं कि अतः ये जो पूरा है ये 64 से विभाज्य होगा। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे, अतः
9 की घात n+1 माइनस का 8n माइनस का 9 64 का कोई गुणज है, इसीलिए यह 64 से विभाज्य होगा। और यही अपने को यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ तक अपने को सॉल्व करना है और उसके बाद में अतः लिखना है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग ये अतः लिख लोगे। ठीक, तो ऐसे इस क्वेश्चन को बनाओगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों, सिद्ध करने बोल रहा है कि समीशन, ठीक है, एन दिया है, आर बराबर 0 है, 3 की घात आर, एन सी आर बराबर 4 की घात एन। ठीक है, अब समीशन मतलब क्या होता है दोस्तों? एक टर्म होती है समीशन, मतलब क्या, जैसे मैंने आपको बताया था कि a+b की घात n को हम लिखते हैं, ठीक है, n c 0 a की घात n और b की घात 0 लिखते हैं। ठीक है, तो ये इस पद में लिखते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, 0 की जगह r कर लेंगे। ठीक है, तो NCR a की घात n लिखेंगे और a की घात n-r हो जाएगी और b की घात r हो जाएगी। तो ये टर्म होती है लिखने की। ठीक है, इस टर्म में अपन पूरे द्विपद प्रमेय को लिखते हैं और उनको प्लस करके लिखते हैं। तो प्लस मतलब एक प्रकार से उनका योग कर रहे हैं। योग को हम प्रदर्शित करते हैं समीशन से, और इस समीशन का मतलब होता है योग। जहाँ पे यहाँ पे r बराबर हमने 0 लिखे और n लिखे, मतलब n का जो मतलब ये जो लिख रहे हैं अपन r है, r की वैल्यू 0 से लेके n तक जाती है, हर एक स्टेप में बढ़ते जाती है। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में रहती है। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, इसको जो लिखा है द्विपद प्रमेय a+b की घात n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की घात n-r b की घात r। ये होता है अपना इसका एक रूप। ठीक है, तो इन दोनों पदों के रूप में हम टर्म को लिखते हैं और साथ में यहाँ पे एक और चीज लिखते हैं NCR, ये भी आ जाती है, ये तीनों पद आ जाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ जितने पद है इसमें R का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 से शुरू होगा, तो 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, एक एक वैल्यू बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 की घात r है, तो 3 की घात पहले क्या लिखेंगे, 0, फिर एन सी क्या हो जाएगा, 0। ठीक, प्लस 3 की घात क्या हो जाएगी, 1, एन सी 1, प्लस 3 की घात क्या हो जाएगी, 2 और एन सी 2, प्लस 3 की घात क्या हो जाएगी, 3 की घात हो जाएगी 3 और एन सी 3। ये कहाँ तक जाएगा अपना, 3 की घात, 3 की घात बढ़ रही है तो 3 की घात एन तक और एन सी एन तक। ठीक है, ये बराबर होगा किसके, 4 की घात n के। ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, 4 की घात n को हम इधर लिख लेते हैं। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, एन सी 0 पहले लिखेंगे, 3 की घात 0, प्लस NC1 3 की घात 1, प्लस NC2 3 की घात 2। ठीक है, प्लस NC3 3 की घात 3, प्लस कहाँ तक जा रहा है ये, NCN 3 की घात n तक। इस 4 को क्या करते हैं हम, एक धन 4 की घात क्या, एक धन 3 की घात क्या कर लेते हैं, n लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेते हैं NC0 3 की घात 0, प्लस NC1 3 की घात 1, प्लस NC2 3 की घात 2, प्लस NC3 3 की घात 3। ठीक है, ये NCN 3 की घात 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब द्विपद प्रमेय से अपन क्या कर लेते हैं, द्विपद प्रमेय से। ठीक है, द्विपद प्रमेय से क्या करते हैं, एक धन 3 की घात n का मान निकालते हैं। तो क्या होता है ये, NC0 1 की घात n। ठीक है, 1 की घात n और 3 b की घात क्या हो जाती है, 0। ठीक है, प्लस NC1 1 की घात n-1 3 की घात 1, प्लस NC2 1 की घात n-2 और b मतलब 3 की घात 2। ये कहाँ तक जाएगा, NCN 1 की घात n-n और b की घात यानी 3 की घात n तक। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 की घात कुछ भी करो तो वही आएगा, 3 की घात 0। यहाँ से भी 1 की घात
कुछ भी करो तो वही आएगा, 3। ठीक है, यानी 3 की घात 1 प्लस NC2 3 की घात 2 प्लस NC3 वाली भी टर्म लिखेंगे तो 3 की घात 3। ये कहाँ तक जाएगी, NCn और 3 की घात 1। ठीक है, 1 + 3 की घात n। तो ये हो जाएगा अपना समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक, यहाँ तीनों टिक कितना हो जाएगा, 4। तो 4 की घात n। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, क्या होगा, 4 की घात n बराबर NC0 3 की घात 0 प्लस NC1 3 की घात 1 प्लस NC2 3 की घात 2। कहाँ तक जा रहा है ये, NCn 3 की घात 1। ठीक है, इसको अब समीशन के रूप में लिखेंगे। समीशन क्या हो जाएगा, r बराबर 0 से लेके कहाँ तक n, और NC r और 3 की घात r। यही अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, ये अपना हो जाएगा आंसर। तो यहाँ तो तुम यहाँ से भी शुरू करके इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ठीक है, या फिर इसको समीकरण देके भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यही अपने को क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो द्विपद प्रमेय का प्रयोग करना है। 4 की घात n है, अपन हम भी क्या करेंगे, 4 की घात n में द्विपद प्रमेय लगाएंगे। 4 की घात n में द्विपद प्रमेय कैसे लगाएंगे, जैसे ये लगाए हमने 1 + 3 की घात n से। तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसी वैल्यू को हम शॉर्ट रूप में इस तरीके से लिख लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। ये था हमारा द्विपद प्रमेय वाला चैप्टर। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ में अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।